क्लास 7 हिस्ट्री की क्लास चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग क्लास छोटी ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। 2-3 पार्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा और उनके राज्य से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजाओं का उदय हुआ, मतलब उनका राज्य, कई राजाएं आए 7वीं शताब्दी में। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए ये सारे राज्य हैं जहाँ पर लोगों ने, राजाओं ने मतलब शासन किया। ये है, ये आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी देखते हुए चलते हैं। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चहमान, चौहान के स्थानों का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राजाओं की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? नए राज्य का उदय वो कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 7वीं शताब्दी आते आते महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। मतलब राजा के लिए सब तरह से हो गया कि जो भी चीज़ हमारे घर में उपज रही है उसे राजा के लिए भेंट करें, और राजा की देख रेख में हम लोग सैन्य का मतलब उनकी सुरक्षा का भी काम करें। सारे बात को मिलाकर यही निकलता है। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, जो ये मतलब कर इकट्ठा या धन इकट्ठा कर लाता था, उन्हें ये सब उपाधियां दी जाती थी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता है कि इससे योजक जन्म क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेंगे। मतलब क्षत्रिय किसको बोलते हैं? जो रक्षा करता है, सैनिक, उस सैनिक को क्षत्रिय बोलते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर, शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। मतलब गुर्जर प्रतिहार जो थे, ब्राह्मण मतलब पंडित जी होता है, पंडित जी थे, उन्होंने अपने मतलब पूजा पाठ कराने की जगह उन्होंने सैन्य शास्त्र उठा लिया, मतलब वो सैनिक बन गए।
कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुषी के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृतियां हैं। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? राज्यों का प्रशासन। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ ईशान व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। क्या आपके विचार में उन दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? यदि किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग। जब ठीक हो जाएगा तो मतलब सही आवाज़ें आने लगेंगी। सॉरी, कई दिनों से हमने वीडियो नहीं डाला था, इसीलिए हम आज डाल रहे हैं, जबकि हम बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायने भिन्न था? कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में भिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा शुल्क सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी, जो नगद की बजाय श्रम के रूप में लिया जाता था। बेटी मतलब बेटी वाला बेटी मत समझिएगा, ये एक कर था जिसका नाम था बेटी। ये जबरन लिया जाता, जबरदस्ती, मतलब किसी के पास आदि पैसा उतना नहीं है, उसके बाद भी उसको जबरदस्ती लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई, यानी कि भू राजस्व से मकान का छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, परिवार संपत्ति उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर, मतलब हर एक चीजों पर उस टाइम कर लिया जाता था। यदि कोई अपना घर बना रहा तब भी कर लेगा, ऐसी कर देना पड़ता था। कोई किसी की फसल अच्छी हुई तो भी कर देना पड़ता था। किसी ने जमीन जायदाद ज्यादा कर लिया, उसके लिए भी उसे कर देना पड़ता था। यहाँ तक कि घर पे यदि छप्पड़ भी लगाना है तो उसके लिए भी उन्हें कर देना पड़ता था। खजूर के ताड़ जो ताड़ी निकलती है ना, उसके लिए भी उन्हें कर देना पड़ता था। सीढ़ी बनाने के लिए भी कर देना पड़ता था। मतलब टोटल वो उस समय 40 प्रकार के कर थे। कर जबरदस्ती वसूला जाता था। जैसे आज के समय में हम लोग जिसे टैक्स बोलते हैं ना, तो वही, लेकिन हम लोग अपनी इच्छा से देते हैं, तो उस समय जबरदस्ती कर लिया जाता था। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? आप लोग बताइएगा। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे।
साथ ही मंदिरों और दुर्ग के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए उत्तराधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, मतलब राजा का जो सहयोगी या उनके रिश्तेदार होते थे वही इस कर को वसूलने का काम भी करते थे। लास्ट इतना ही। उसके बाद प्रस्तियों और भूमि अनुदान। प्रस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्यमान ब्राह्मणों द्वारा रची गई जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रस्तियों में अपनी उपलब्धियों को बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में पढ़ा, मतलब इससे पहले वाले क्लास में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सिंधु, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजयी किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अंतर्गत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। वे ताम्र पत्रों का अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले किए जाते थे। 8वां संस्कृत और तमिल लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। इन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, उन पर राजसी मुहर लगी है जो यह बतलाने के लिए कि यह एक प्रामाणिक है दस्तावेज है। यदि किसी शब्द को समझने में दिक्कत हो तो कृपया आप लोग थोड़ा सा वीडियो रुककर और पढ़ ले, क्योंकि हमें बोलने में दिक्कत हो रही है। कई दिनों से लेकिन आप लोगों को क्लास नहीं आ रही थी, तो हम सोचे कि आज आप लोगों को भेज देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, सॉरी। चलिए, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बाय। जय हिंद।